आज हमारा टॉपिक है जी स्मूथिंग टेक्निक के अंदर मूविंग एवरेज के बाद एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग को डिस्कस करना। तो एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग भी बेसिकली एक स्मूथिंग टेक्निक है जिसके अंदर हमने वेट्स जो है असाइन किए। मतलब हमने अब यहाँ पे मेथड यूज़ करना है वेटेड एवरेज वाला। तो हमने यहाँ पे वेट असाइन किया है एक्चुअल वैल्यू को और फोरकास्टेड वैल्यू को। मूविंग एवरेज में हम क्या कर रहे थे, हम तमाम प्रीवियस ईयर्स की वैल्यूज़ को सेम वेट असाइन कर रहे थे क्योंकि हम एवरेज ले रहे थे। एवरेज जब हम लेते हैं तो जितनी वैल्यूज़ होती हैं उन तमाम को हम वेट इक्वल असाइन कर रहे होते हैं। किसी का वेट ज़्यादा या कम नहीं होता, सबके बराबर वेट होते हैं। मीन सबको हम बराबर वैल्यू दे रहे हैं। जबकि हम देखें तो जो लास्ट ईयर होता है किसी भी डेटा के अंदर, तो लास्ट ईयर का इफेक्ट नेक्स्ट ईयर के ऊपर एज कंपेयर टू 10 ईयर बिफोर जो हमारे पास एक वैल्यू है उसके मुकाबले में जो पिछले साल का इफेक्ट है वो नेक्स्ट ईयर पे ज़्यादा आ रहा होता है। लेट्स सपोज हम ये कहते हैं कि 10 साल पहले एक चीज़ की प्राइसेस और जो पिछले साल की जो एक चीज़ की प्राइस है, तो अगर हम देखें तो जो 10 साल पहले जो चीज़ की प्राइस थी उसका इफेक्ट आज की प्राइस के ऊपर कम होगा। जो हमारे पास आज की प्राइस के ऊपर अगर हमने इफेक्ट देखना है तो जो पिछला साल होगा, पिछले साल की वैल्यू का इफेक्ट आज की वैल्यू के ऊपर ज़्यादा होगा। तो हम यहाँ पे ये चीज़ एनालाइज कर सकते हैं कि जो लास्ट ईयर की जो वैल्यू है उसका इफेक्ट चूँकि इन्फ्लेशन के ऊपर, इस साल की इन्फ्लेशन के ऊपर ज़्यादा है, तो हम ये सपोज करते हैं यहाँ पे कि हमने कुछ वैल्यूज़ जो है प्रीवियस ईयर्स की उन्हें हमने कुछ ना कुछ वेट असाइन करना है। और जब हम वेट असाइन कर रहे होते हैं तो अब हम देखते हैं कि किस वैल्यू कितना वेट हमने असाइन करना है। तो उसको अभी हम यहाँ पे जो है वो डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें इस फार्मूले के अंदर, तो इस फार्मूले में हमारे पास कुछ चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। ये फार्मूला है जी FT+1। यहाँ पे F शो कर रहा है फोरकास्टेड वैल्यू को और इज इक्वल टू W यहाँ पे वेट को शो कर रहा है। FT मीन्स फोरकास्टेड वैल्यू प्लस 1 माइनस W, ये भी बेसिकली वेट है। और AT क्या है, एक्चुअल वैल्यू, जो हमारे डेटा के अंदर एक्चुअल वैल्यू है जिसको हमने लेते हुए फोरकास्ट करना है। तो इस वैल्यू को लेते हुए, इस फार्मूले को लेते हुए हम जी एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग करेंगे। इस फार्मूले को अगर हम दोबारा समझना चाहें तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि हमने जो वैल्यू एक्चुअल थी उसको हमने वेट असाइन किया, जो वैल्यू जो है फोरकास्टेड वैल्यू थी उसको भी हमने कुछ वेट असाइन किया। जबकि मूविंग एवरेज में जो हम वेट असाइन कर रहे थे, हम वो वेट असाइन कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल वैल्यूज को प्रीवियस 3 ईयर्स की 3 ईयर मूविंग एवरेज में, और 5 क्वार्टर में प्रीवियस 5 वैल्यूज को हम सेम वेट असाइन कर रहे थे। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो मेथड है ये ज़्यादा सूटेबल है क्योंकि हमने इसके अंदर एक्चुअल वैल्यू को कुछ वेट असाइन किया और हमने फोरकास्टेड वैल्यू को भी एक वेट असाइन किया। एक्चुअल वैल्यू को वेट असाइन करने का पर्पज़ ये था कि जो हमारे पास, अगर हम ये बात करें एक्चुअल वैल्यू, तो जो एक्चुअल वैल्यू है और फोरकास्टेड वैल्यू दोनों का इफेक्ट जो है वो नेक्स्ट ईयर की फोरकास्टेड वैल्यू पे हो सकता है। अब हम इसको देखते हैं कि हमने इसको कैसे सारा कुछ करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने अगर नेक्स्ट ईयर की फोरकास्टेड वैल्यू फाइंड करनी है FT+1, तो हम टी टाइम की वैल्यू को वेट असाइन करेंगे, AT की वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू को, और फोरकास्टेड वैल्यू जो है T टाइम में उसको हम कुछ ना कुछ वेट असाइन करेंगे। तो अब हम आगे मूव करते हैं जी कि हम किस तरह से ये सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे उसने बताया है कि किस तरह से वेट जो है बेसिकली 0 और 1 के बिटवीन हो सकता है। ये जो वेट हमने लिया है W, ये 0 और 1 के बिटवीन हो सकता है। तो हम आगे मूव कर रहे हैं जी, एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं ताकि हम बेहतर अंदाज से उसको हम कर सकें। तो यहाँ पे देखिए जी कि ये लेट्स सपोज हमने F12 जो है एक वैल्यू हमने फाइंड करनी है 12 टाइम की T+1 जो है यहाँ पे 12 है, तो T क्या होगा 11। अगर हमने
F12 वैल्यू फाइंड करनी है। F12 कैसे निकला है, t+1, इट मीन यहाँ पे t जो है इक्वल टू 11 है, तो यहाँ पे जो हमने आगे वैल्यू लिखी थी वो फिर होगा यहाँ पे t यहाँ पे होगा 11, मीन हमने 11 टाइम की जो है फोरकास्टेड और एक्चुअल वैल्यू को लेते हुए हमने 12 टाइम की जो है फोरकास्टेड वैल्यू को हमने फाइंड करना है। अच्छा, ये है जी यहाँ पर एग्जाम्पल, ये वही एग्जाम्पल है जो हमने प्रीवियसली लिया। हमने अब ये एग्जाम्पल जो है स्मूथिंग टेक्निक के लिए ली, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग के लिए हम ये टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे इस एग्जाम्पल के अंदर हम देख सकते हैं कि हमने डेटा लिया है एक्चुअल सेल्स का, और हमें कुछ क्वार्टर्स का डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। कितने क्वार्टर्स हैं यहाँ पे, 2017 के फर्स्ट क्वार्टर्स लेके 2020 के फोर्थ क्वार्टर तक का डेटा अवेलेबल है, और हमने फोरकास्ट करना है वैल्यू को 2020 के फर्स्ट क्वार्टर की। तो हम जी एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड के थ्रू अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने वही जो फार्मूला में पीछे देखा, ft+1 इज इक्वल टू w इंटू ft+1 माइनस w इंटू at। तो हमने वहाँ पे w पहले चूज करना है। तो हमारे पास w जो है वो 0 और 1 के बिटवीन हो सकता है। तो हमने सबसे पहले w की वैल्यू चूज की 0.3। तो अगर हम w की वैल्यू को 0.3 लेंगे तो 1 माइनस w आएगा 0.7। तो ये w की वैल्यू को हमने वेट जो दिया फोरकास्टेड वैल्यू को 0.3 दिया, और जो एक्चुअल वैल्यू थी इसका हमने वेट दिया 0.7। तो अब हमारे पास ये पहली वैल्यू जो है 2017 की, बेसिकली इसको हमने फाइंड करने के लिए हमने लेनी है इन तमाम वैल्यूज की एवरेज। जो हमारे पास एक्चुअल सेल्स का डेटा है 50, 68, 70, 70, 69, ये जो तमाम क्वार्टर्स की एक्चुअल वैल्यूज हैं, इसको हमने इन तमाम की लेनी है वैल्यूज की एवरेज टू फाइंड फर्स्ट फोरकास्टेड वैल्यू। क्योंकि फर्स्ट फोरकास्टेड वैल्यू फार्मूले से नहीं निकलेगी, ये निकलेगी इस तमाम डेटा की एवरेज से। तो ये फर्स्ट फोरकास्टेड वैल्यू आ गई है। अब हमने जब पुट किया ft+1, तो हमारे पास t है यहाँ पे 1, तो जो हमने t+1 हमने लिया, तो हमने लिया जी w इंटू ft। तो f यहाँ पे क्या है, ft यहाँ पे क्या है, f1 मीन्स जो पहली वैल्यू फोरकास्टेड वो कितनी है 64.94। हमने इसकी पहली वैल्यू फोरकास्टेड वैल्यू को लेते हुए हमने यहाँ से फाइंड कर लिया। और at क्या है, जो है a1 मीन्स जो पहली फोरकास्टेड वैल्यू, पहली एक्चुअल वैल्यू है, मीन्स 54। तो हमने इन दो वैल्यूज को लेते हुए हमने इजीली जो है यहाँ से फाइंड कर लिया ft+1। उसका आंसर आया हमारे पास 57.28। तो जो हमने वैल्यू फाइंड की फर्स्ट टाइम की, उसको हम देखें कि ये हमारे पास जो डेटा था, इस डेटा में हमने फोरकास्ट करना है फर्स्ट वैल्यू को। तो हमने फोरकास्ट कर लिया बाय यूजिंग एवरेज मेथड। जो सेकंड वैल्यू हमने फोरकास्ट करनी है f2, अब उसके लिए हमने उसी फार्मूले को यूज़ करना है जो एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग का फार्मूला है। ये नेक्स्ट स्लाइड पे हमने ये फार्मूले को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है मज़ीद, तो उसकी तरफ अभी हम चलते हैं। तो ये हमने कुछ वैल्यूज़ लिए हैं जी उसी टेबल से, w इज इक्वल टू 0.3 लेते हुए 0.3 हमने लिया है वेट। तो अब देखें हमने कैसे करनी है। पहली वैल्यू जो हमारे पास फोरकास्टेड वैल्यू निकली थी एवरेज लेके तमाम डेटा की। अब हमने सेकंड वैल्यू निकालनी है, क्योंकि फार्मूला है ft+1 मीन्स हमने t अगर 1 रखना है तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी t+1 की आएगी, मीन्स f2 की फोरकास्टेड वैल्यू हमारे पास यहाँ से वो रिसीव होगी। तो हमने t रखा है 1, तो यहाँ पे f2 की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, t+1 मीन्स 1+1, तो f2 की वैल्यू आ गई, प्लस 0.3 क्या है, w इंटू ft मीन्स f1 की वैल्यू जो फर्स्ट टाइम की फोरकास्टेड वैल्यू थी वो यहाँ पे आ गई। वो कितनी है, यहाँ से हम देख सकते हैं 64.94। और 0.3 जो है वेट हमने असाइन किया, प्लस 1 माइनस डब्ल्यू। ये 1 माइनस डब्ल्यू क्या है, ये हमने जो वेट था 1 माइनस 0.3 किया तो बाकी का वेट बचा 0.7। हमने इसको मल्टीप्लाई किया a1 से। a1 की वैल्यू क्या है, मीन्स फर्स्ट क्वार्टर की एक्चुअल वैल्यू कितनी है 54। तो इस तरह से तमाम कैलकुलेशन के बाद हमारे पास जो f2 की वैल्यू आई वो आई 57.28। इसी तरह से अब हमने फाइंड की f3 की वैल्यू। f3 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें ft+1 करना है, और t हम यहाँ पे 2 रखेंगे तो हमारे पास 2+1 इज इक्वल टू 3। f3 की वैल्यू हमारे पास यहाँ से रिसीव होगी। तो इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए हम यहाँ से f3 की वैल्यू भी
फाइंड कर सकते हैं कि हमने जो है क्या किया, यहाँ पे हमने t रखा 2 और हमने देखा कि F2 मीन सेकंड टाइम की सेकंड क्वार्टर जो है सेकंड टाइम जो है उसकी हमारे पास F2 मीन फोरकास्टेड वैल्यू कितनी है 57.28 और A2 कितना है 68। तो इस तरह से हम इसको मजीद आगे कैलकुलेट करते चले गए, तो इस तरह से हम ये एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह से हम F4 जो है फोर्थ टाइम की जो है फोरकास्टेड वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे अगर फोर्थ टाइम की अगर फोरकास्टेड वैल्यू फाइंड करनी है मींस F4 फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे t कितना रखना पड़ेगा 3। तो क्योंकि ये F4 जो है यहाँ पे होता है ft+1, जिस हमने प्रीवियस स्लाइड में इसको देखा। तो यहाँ पे F3 अगर हम लेंगे तो यहाँ पे W इंटू F3 मीन्स थर्ड टाइम की जो है फोरकास्टेड वैल्यू वो है हमारे पास ये आई हुई है 64.78। हम इसको लेंगे, फिर हमने लिया W इंटू W इंटू F2 लिया, फिर हमने +1 माइनस W इंटू मीन थर्ड टाइम की हमने लेनी है एक्चुअल वैल्यू मीन 70। तो इस तरह हम करते चले जाएंगे। F5 फाइंड करने के लिए हमने लेना है t इज इक्वल टू 4, क्योंकि t+1 इज इक्वल टू आएगा, अगर t4 लेंगे तो F5 की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे हम लेंगे W इंटू F4 +1 माइनस W इंटू A4। तो 4 टाइम की जो फोरकास्टेड और एक्चुअल वैल्यू है हमने वो यहाँ पुट करनी है। तो इस तरह से हम यहाँ से जो है फोरकास्टेड वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए। तो दोबारा हम प्रीवियस स्लाइड पे जाते हैं ताकि हम देखें टेबल किस तरह से बनाए। तो अब इस टेबल में देखें जो हमने अभी एग्जांपल ली, इस एग्जांपल के थ्रू जो है हमने देखा कि ये फर्स्ट 1 2 3 4 वैल्यूज जो हैं किस तरह से हमने फोरकास्ट की। इसी तरह से हम ये वैल्यूज जो हैं फोरकास्ट करते चले जाएंगे 0.3 वेट लेते हुए, और अल्टीमेटली हमारे पास जो लास्ट में जो वैल्यू आएगी वो 2021 के फर्स्ट क्वार्टर की फोरकास्टेड वैल्यू होगी जो कि आई 71.93। हमने ये वैल्यू 71.93 उस वक्त निकाली जब हमने वेट असाइन किया 0.3। फिर हमने नेक्स्ट वेट असाइन किया 0.5। 0.5 मतलब ये है कि हमने एक्चुअल वैल्यू को भी वेट 0.5 दिया, फोरकास्टेड वैल्यू को भी वेट 0.5 दिया। प्रीवियसली हमने क्या दिया था, वेट 0.3, मीन्स हमने फोरकास्टेड वैल्यू को वेट 0.3 दिया और एक्चुअल वैल्यू को वेट हमने 0.7 दिया। तो हम वहाँ पे देख रहे थे कि एक्चुअल वैल्यू का वेट 0.7 है जो कि ज़्यादा है, और फोरकास्टेड वैल्यू का वेट 0.3 है जो कि कंपैरेटिवली कम है। लेकिन जो सेकंड हम यहाँ पे कॉलम ले रहे हैं वेट इज इक्वल टू 0.5, इसमें हमने ये वेट असाइन किया है एक्चुअल और फोरकास्टेड वैल्यू को वो हमने इक्वल असाइन किया 0.5। तो ये पहली वैल्यू उसी तरीके से एवरेज से आई कि हमने सारे एक्चुअल सेल्स की एवरेज ले ली, तो वो आ गया 0. वो आगे वैल्यू जो है 64.94, ये सब के लिए सेम है वैल्यू। तो उसके बाद हमने क्या किया, हमने जो बाकी की वैल्यूज थी उनको वेट 0.5 देते हुए हमने, जिसा अभी हमने 0.3 के लिए वेट लेते हुए हमने कैलकुलेशन की। ये सारी कैलकुलेशन इसी तरह से हम कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ से जो फोरकास्टेड वैल्यू आई 2021 की वो आई 71.08। इसी तरह से जो हमने फिर नेक्स्ट ईयर की जो वैल्यू फोरकास्ट की वो आई 71.08 ऑन द बेसिस ऑफ वेट 0.5। फिर थर्ड मेथड भी है वेट 0.7 वाला। इसके अंदर हमने वेट जो है फोरकास्टेड वैल्यू को 0.7 दिया, मीन ज़्यादा दिया, और एक्चुअल वैल्यू को हमने वेट जो है कम असाइन किया, मीन्स हमने वेट यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू को असाइन किया 0.3। तो ये जो कि हमने कम वेट असाइन किया, तो यहाँ से पहली वैल्यू अगर आप देखें 64.94, ये एवरेज है, एवरेज तो सेम रहेगी डेटा की, एक्चुअल डेटा की, इसलिए 0.3 0.5 0.7 में ये एवरेज की वैल्यू बोल्ड की गई है 64.94। तो नेक्स्ट वैल्यू जो है फिर फाइंड की गई है W 0.7 रखते हुए और 1 माइनस W 0.3 रखते हुए। तो हमारे पास 0.7 वेट डिसाइन करने से जो फोरकास्टेड वैल्यू आई वो आई 68.28। अब हमारे पास 3 फोरकास्टेड वैल्यूज हैं। एक फोरकास्टेड वैल्यू है 71.93, दूसरी फोरकास्टेड वैल्यू है 71.08, तीसरी फोरकास्टेड वैल्यू है 68.28। अब हम ये सब देखते हैं कि 3 फोरकास्टेड वैल्यूज हैं, एक वैल्यू ज़्यादा है और एक वैल्यू कम है, एक वैल्यू दरमियान में है। अब क्वेश्चन ये है कि इन तीनों में से कौन सी बेस्ट फोरकास्टेड वैल्यू है।
इसके लिए हमें वही फार्मूला यूज करना पड़ेगा जो हमने पहले यूज किया, रूट मीन स्क्वायर एरर का मेथड, और हम रूट मीन स्क्वायर एरर मेथड के थ्रू हम फाइंड करेंगे कि बेस्ट फोरकास्टेड वैल्यू कौन सी है। उसके लिए वही फार्मूला है, पहले हमने एक्चुअल में से फोरकास्टेड वैल्यू को माइनस करना है। ये हम हर पॉइंट पे एक्चुअल माइनस फोरकास्टेड करते चले जा रहे हैं। फिर हमने उसको स्क्वायर लिया, स्क्वायर लेने के बाद हमने सम कर लिया, और सम जो है ये हमने फार्मूले पुट किया। एन यहाँ पे वही है 16, और ये तीनों के लिए सेम रहेगा क्योंकि यहाँ पे हमने वैल्यूज जो है कोई मिस नहीं की। मूविंग एवरेज में हम वैल्यूज मिस करते थे, तो इधर हमने कोई वैल्यू मिस नहीं की, इसलिए यहाँ पे वेट जो है जो एन है वो सबका 16 ही रहेगा। तो हमने ये 0.3 के लिए कैलकुलेशन की, रूट मीन स्क्वायर एरर 7.84 आया। फिर हमने 0.5 वेट के लिए कैलकुलेशन की, ए माइनस एफ किया, एक्चुअल माइनस फोरकास्टेड किया, फिर उसका स्क्वायर लिया, फिर उसका सम लिया, 1039.07 आया। और हमने देखा कि अब इसका रूट मीन स्क्वायर एरर क्या है, 8.05। फिर हमने जी ये 0.7 वेट लेते हुए इसकी कैलकुलेशन की, ए माइनस एफ, उसका स्क्वायर और उसका सम, और उससे रूट मीन स्क्वायर एरर निकाला हुआ आया 8.29। तो अब तीनों से हमारे पास डिफरेंट जो है यहाँ पर कैलकुलेशन के बाद आंसर आया है। तो हमारे पास जो बेस्ट फोरकास्टेड वैल्यू है वो कौन सी कंसीडर की जाएगी, जिसमें रूट मीन स्क्वायर एरर की वैल्यू जो है वो सबसे स्मॉल है, वो सबसे बेस्ट फोरकास्टेड वैल्यू जो है कंसीडर की जाएगी। तो रूट मीन स्क्वायर एरर किस वैल्यू के लिए स्मॉल है, वो है जी 71.93 जो फोरकास्टेड वैल्यू है। 71.93 जो फोरकास्टेड वैल्यू है, इसके लिए रूट मीन स्क्वायर एरर की वैल्यू सबसे स्मॉल है 7.84। तो हम कह सकते हैं कि जो बेस्ट फोरकास्टेड वैल्यू है वो 7.93 है इस गिवन डेटा के अंदर। तो हमें ऑप्टिमली वेट यहाँ पे कौन सा हमारे सामने आया, 0.3, इसलिए हमें बेस्ट फोरकास्टेड वैल्यू जो है यहाँ पे वो प्रेजेंट की। हम आगे मूव करते हैं। ये मेथड था एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग का, हमने मेथड डिस्कस किया मूविंग एवरेज का भी, और हमने मेथड डिस्कस किया एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग का भी। अब हम यहाँ पे आगे जो है फर्दर हम मूव कर रहे हैं। जो ये ट्रेंड प्रोजेक्शन का मेथड है, इसके अंदर भी हम डेटा को लेते हुए हम फोरकास्टिंग कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए। और हम कहते हैं कि जो टाइम है बेसिकली वो भी एक ऐसा वेरिएबल है जो वैल्यूज़ को, वेरिएबल्स को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। इसलिए हमने यहाँ पे जो है टाइम ट्रेंड वेरिएबल लिया। तो इसको हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। इसके अंदर हमने लिया जी फोरकास्ट जो हमने वैल्यू करना है। तो हमने देखा इसके अंदर कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हमें नज़र आ रहा है कि एक है इंटरसेप्ट ए से जो शो हो रहा है और एक है स्लोप जो बी से शो हो रही है। तो टी यहाँ पे जो है वो वेरिएबल है, ट्रेंड वेरिएबल है, टाइम ट्रेंड वेरिएबल है। तो हम देख सकते हैं कि इस वैल्यू को हमने स्लोप को भी फाइंड करना है और इसका इंटरसेप्ट को भी फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास जो यहाँ पे इक्वेशन है जिसके अंदर x जो है t जो है यहाँ पे एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ट्रेंड प्रोजेक्शन के अंदर। हमने पैरामीटर्स फाइंड करने हैं a और b, a इंटरसेप्ट है और b जो है वो स्लोप है। तो ये फार्मूले सामने दिए गए हैं जिसके थ्रू हम ये पैरामीटर्स की वैल्यूज जो है ये फाइंड कर सकते हैं। ये भी हमारे पास एक मेथड है, इसके थ्रू भी हम फार्मूले को यूज़ करते हुए कैलकुलेशन कर सकते हैं ट्रेंड प्रोजेक्शन की। तो ये एक एग्जांपल ली गई है जी यहाँ पे कि लेट्स सपोज हमारे पास जो है एक वैल्यू है, डिफरेंट क्वार्टर्स की वैल्यूज हैं। मीन्स ये जो क्यू है यहाँ पे, क्यू जो है ये शो करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल y को। यहाँ पे क्यू से लिखा गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल y को, ये बेसिकली y है जो यहाँ पे क्यू से शो किया गया है। तो ये t यहाँ पे है वो जो t ट्रेंड वेरिएबल है। तो बेसिकली हमने ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है q, जिसको हमने यहाँ y यहाँ पे इक्वेशन में लिखा था। तो ये जो q जो है ये y है और हम कहते हैं कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यूज जो है ये 11, 15, 12,
14, ये डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पे अवेलेबल है। और हमने फर्स्ट जो वैल्यू थी, फर्स्ट क्वार्टर की वैल्यू को 1 असाइन किया, क्योंकि वो पहला टाइम है। फिर सेकंड क्वार्टर की वैल्यू को 2 असाइन किया, थर्ड क्वार्टर की वैल्यू को 3, फोर्थ क्वार्टर की वैल्यू को 4, फिफ्थ क्वार्टर की वैल्यू को 5 और ऑनवर्ड हम इस तरह से टी की वैल्यूज जो है, इंक्रीजिंग वैल्यूज जो है टी की हम असाइन करते चले गए। टोटल 16 क्वार्टर्स का डेटा था, इसलिए हमने जो वैल्यू असाइन की क्वार्टर की वो मैक्सिमम 16 पुट की। फर्दर हमने इसकी आगे कैलकुलेशन की जो भी थी, तो उससे हमारे पास जो एल्फ इंटरसेप्ट की वैल्यू थी ए, वो आई 11.9, और जो स्लोप की वैल्यू थी बी, जो कि स्लोप है, वो आई 0.394। तो इस तरह से हमने इसको जो है, ये देखें, अब हम जो है नेक्स्ट क्वार्टर की वैल्यूज को फोरकास्ट कर रहे हैं 17th क्वार्टर की। तो हमने क्या किया, वही जो रिग्रेशन इक्वेशन हमने अभी फाइंड की, वहां पे हम डेटा में इसको क्यू लिख रहे थे, लेकिन वो वाई था। तो यहाँ पे एक्स बेसिकली क्या है, ये टी है। एक्स जो है यहाँ पे, ये टी है, टाइम पीरियड जो है। तो टी जो है हम यहाँ पे पुट करते हैं जी 17, मीन हमने 17th क्वार्टर की वैल्यू को फोरकास्ट किया, कैलकुलेट किया, ये वैल्यू आ गई। हमने 18 को 18 पुट किया, तो 18th क्वार्टर की वैल्यू फोरकास्ट हो जाएगी। हमने 19 पुट किया, तो 19th क्वार्टर की वैल्यू फोरकास्ट हो जाएगी। हमने 20 पुट किया, तो ये 20th क्वार्टर की वैल्यू जो है वो फोरकास्ट हो जाएगी। तो जी, ये हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड है जी फोरकास्टिंग का, वो है इकोनोमेट्रिक मॉडल्स की। हमने फोरकास्ट करना है इकोनोमेट्रिक मॉडल्स को। अभी तक जो हमने मूविंग एवरेज का मेथड डिस्कस किया स्मूथिंग टेक्निक्स के अंदर, वो जो मेथड था मूविंग एवरेज का एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग टेक्निक के अंदर, या मूविंग एवरेज स्मूथिंग टेक्निक के अंदर, उसके अंदर एक चीज़ कॉमन थी कि हम उसके अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल को फोरकास्ट कर सकते थे। हमने वहाँ पे फोरकास्ट किया सिर्फ सेल्स ऑफ द फर्म को, कि नेक्स्ट टाइम की सेल्स क्या होगी, क्योंकि हम उसके थ्रू सिर्फ एक ही, हम जो है उसको फोरकास्ट कर सकते थे, एक ही वैल्यू को, एक ही वेरिएबल की एक वैल्यू का हम फोरकास्ट कर सकते थे। तो अब ये जो हमारे पास इकोनोमेट्रिक मेथड है, ये ज़रा उससे नेक्स्ट जो है स्टेप है। जाहिर बात है कि हमें पता है कि जो डिमांड है कमोडिटी की, वो डिपेंड कर रही है प्राइस के ऊपर। डिमांड जो है कमोडिटी की, वो डिपेंड कर रही है इनकम ऑफ द कंज्यूमर के ऊपर। डिमांड जो है वो कमोडिटी की, वो डिपेंड कर रही है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट के ऊपर, पॉपुलेशन के ऊपर। डिमांड जो है कमोडिटी की डिपेंड कर रही है प्राइस ऑफ अदर गुड्स के ऊपर, एडवर्टीजमेंट के ऊपर। तो ये जो हमने एक मॉडल लिखा है, ये से हम कहते हैं कि बेसिकली ये है इकोनोमेट्रिक मॉडल। और यहाँ पे जो हमने एग्जांपल लिया है, वो है ली है डिमांड फॉर सीरियल। अब ये जो डिमांड फॉर सीरियल है, जाहिर बात है ये डिमांड जो है वो डिपेंड कर रही है प्राइस ऑफ सीरियल के ऊपर, कंज्यूमर इनकम के ऊपर, पॉपुलेशन साइज के ऊपर, प्राइस ऑफ मफिन्स के ऊपर, प्राइस ऑफ मिल्क के ऊपर, और एडवर्टीजमेंट के ऊपर। ये वेरिएबल्स हैं जो डिमांड फॉर सीरियल को पॉजिटिवली या नेगेटिवली इफेक्ट कर सकते हैं। अब अगर आप सिर्फ डिमांड को डायरेक्टली एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग या मूविंग एवरेज के थ्रू आप फोरकास्ट करते हैं, तो हमें फोरकास्टेड वैल्यू तो मिल जाएगी, लेकिन वो फोरकास्टेड वैल्यू जो है, हमने इंडिपेंडेंटली उसको फाइंड किया। हमने ये नहीं देखा कि ये तो डिमांड जो है ये इंडिपेंडेंट तो नहीं है, डिमांड जो है वो तो डिपेंडेंट है। डिमांड इज डिपेंडेंट अपॉन द प्राइस, इनकम, पॉपुलेशन, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, एडवर्टीजमेंट। तो अगर एक कमोडिटी की डिमांड इंडिपेंडेंट नहीं है, एक कमोडिटी की डिमांड डिपेंडेंट है ऑन अदर वेरिएबल्स, और अगर हम डिपेंडेंट को हम अलग से एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग के थ्रू हम फोरकास्ट करते हैं, तो जो फोरकास्टिंग का रिजल्ट आएगा वो रिलायबिलिटी उसकी कम होगी। अब लेट्स सपोज यहाँ पे ये जो डिमांड है, ये डिपेंड कर रही है प्राइस के ऊपर, इनकम के ऊपर, पॉपुलेशन के ऊपर, प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज़ के ऊपर, एडवर्टीजमेंट के ऊपर। तो अगर हम डिमांड को फोरकास्ट करें आफ्टर फोरकास्टिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, तो रिजल्ट्स मोर रिलायबल आएंगे। मींस हमें क्या करना है कि हम जो प्राइस है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, हम प्राइस के ऊपर एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग की टेक्निक सेपरेटली अप्लाई करें। हम ये इनकम है, इन जो इनकम का वेरिएबल है
इसके ऊपर हम एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग की टेक्निक सेपरेटली अप्लाई करें, तो इससे क्या होगा कि हम प्राइस को हम फोरकास्ट कर लेंगे नेक्स्ट क्वार्टर के लिए, क्योंकि प्राइस जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हम इनकम को अलग से फोरकास्ट कर लेंगे क्योंकि इनकम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हम पॉपुलेशन को अलग से फोरकास्ट कर लेंगे क्योंकि पॉपुलेशन जो है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हम प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट जो कि मफिन है उसको अलग से फोरकास्ट कर लेंगे क्योंकि प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट जो है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हम प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटी जो कि है मिल्क, उसको हम अलग से फोरकास्ट कर लेंगे क्योंकि ये जो है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हम एडवर्टीजमेंट को अलग से फोरकास्ट कर लेंगे क्योंकि एडवर्टीजमेंट जो है वो भी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हम जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की नेक्स्ट क्वार्टर की वैल्यूज को हम फोरकास्ट कर लेंगे, तो हम उसके बाद ये जो एस्टिमेटेड इक्वेशन आएगी, यहाँ पे तो हमने लिखा है A0 A1 A2। तो पहले तो ज़रूरत है हमें डेटा को लेते हुए इस पूरी इक्वेशन को इकोनोमेट्रिकली एस्टिमेट करना। जब हम जब हम इस इक्वेशन को इकोनोमेट्रिकली एस्टिमेट कर लेंगे तो यहाँ पे A0 A1 A2 नहीं शो होगा। यहाँ पे हमें जो है कुछ पैरामीटर्स की वैल्यूज यहाँ पे शो हो रही होंगी। तो हम जब यहाँ पे P की वैल्यू नेक्स्ट क्वार्टर के लिए फोरकास्ट करेंगे थ्रू एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग या मूविंग एवरेज YN PS PCA, जब हम इन तमाम की वैल्यूज नेक्स्ट क्वार्टर के लिए जब हम फोरकास्ट कर चुके होंगे बाय यूजिंग एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग या मूविंग एवरेज, तो वो वैल्यूज हम यहाँ पुट करेंगे। PX की जगह, Y की जगह, N की जगह, PS, जो भी इन सब की वेरिएबल्स की नेक्स्ट क्वार्टर की वैल्यूज होगी हम उनको अलग अलग जो है वो हम उनको अलग अलग जो है हम उनको फोरकास्ट करेंगे बाय यूजिंग मूविंग एवरेज या एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग। अलग अलग फोरकास्ट करने के बाद फिर हम यहाँ पे उनकी वैल्यूज पुट करेंगे और पुट करने के बाद हमारे पास जो डिमांड होगी एक्चुअल वो डिमांड होगी फोरकास्टेड डिमांड, क्योंकि हमारे पास जो डिमांड है वो डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ वेरिएबल्स के ऊपर। तो हमें ज़रूरी है कि हम वो जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं हम उनको पहले फोरकास्ट करें यूजिंग मूविंग एवरेज या एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग, और उसके बाद जो है हम यहाँ पे जो है इस इक्वेशन के अंदर फोरकास्टेड वैल्यूज तमाम वेरिएबल्स की पुट करें, और उसके बाद जो डिमांड आएगी एस्टिमेटेड डिमांड वो होगी हमारे पास फोरकास्टेड वैल्यू ऑफ डिमांड। तो ये हमारे पास मेथड था एक इकोनोमेट्रिक मेथड। मींस इस इकोनोमेट्रिक मेथड के अंदर भी हम अल्टीमेटली जो सपोर्ट ले रहे हैं वो मूविंग एवरेज या एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग की हम सपोर्ट ले रहे हैं। और इस सपोर्ट लेने की रीज़न क्या है कि हम जो है इकोनोमेट्रिक मॉडल की बेस पे फोरकास्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि एक वेरिएबल जो है डिमांड, हमने एग्जांपल में हमने सेल्स को फोरकास्ट किया, जो कि सेल्स जो है वो इंडिपेंडेंट तो नहीं है, सेल्स है डिपेंडेंट। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को फोरकास्ट करें। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को फोरकास्ट करते हुए फिर हम उसको पुट करें इक्वेशन के अंदर, और फिर देखें कि हमारे पास फोरकास्टेड वैल्यू क्या आ रही है। ये है बेस्ट फोरकास्टिंग का मेथड जो हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया है फोरकास्टिंग के लिए। तो इस तरह से हम वैल्यूज को फोरकास्ट कर सकते हैं जी। तो ये इससे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारे पास ये हमारे पास सिंपल जो है फंक्शन। इससे बेस्ट नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है जी मल्टीपल इक्वेशन मेथड, जिसके अंदर हमने आपने वो पढ़ा होगा, उसके अंदर भी मैक्रो के अंदर C+I+G, तो हमारे पास C की इक्वेशन दी गई होती है, I की इक्वेशन दी गई होती है, हम उसको पहले पुट करके एक हम जो है इक्वेशन फाइंड करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल उसे दी हुई रिड्यूस फॉर्म, तो यहाँ पे बेसिकली वेरिएबल जो बताया कि GNP जो है ये डिपेंड कर रही है पाई टी प्लस टी माइनस वन के ऊपर, ये वेरिएबल है, और G के ऊपर। तो हम पाई टी माइनस वन और G को अगर हम फोरकास्ट कर लें तो हम बेस्ट वैल्यू फोरकास्ट कर सकते हैं GNP की। तो बहरहाल ये यहाँ पे मेथड हमारे पास अवेलेबल है। तो ये इस तरह से फोरकास्टिंग की ये हमारे पास एक और टेक्निक थी जो हमने यहाँ पे अभी डिस्कस की। तो ये चैप्टर सिक्स में ये कुछ प्रॉब्लम्स दिए गए हैं जो हमने सॉल्व करने, जिसमें जो पहला जो प्रॉब्लम है ये बेसिकली ट्रेंड प्रोजेक्शन के हवाले से है। हमने ये इस डेटा को लेते हुए हमने यहाँ से ट्रेंड प्रोजेक्शन करते हुए हमने नेक्स्ट डेटा की जो है नेक्स्ट ईयर की वैल्यूज जो है हमने फोरकास्ट करनी है।
तो इसके अंदर अगर हम देखें तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया गया है सेल्स, इसकी वैल्यूज दी गई हैं। ट्रेंड वेरिएबल हमने यहाँ से खुद जनरेट करना है। ट्रेंड वेरिएबल हम कैसे जनरेट कर सकते हैं कि हम टी की वैल्यू 1 देंगे, 2 देंगे, 3 देंगे, 4 देंगे, 5 6 7 8 और ऑनवर्ड हम देते चले जाएंगे। फिर जब हमने अगर 17th क्वार्टर की वैल्यू को फोरकास्ट करना है तो हम जब एस्टिमेटेड इक्वेशन आ जाएगी तो फिर हम 17th क्वार्टर की वैल्यू में जो है रिग्रेशन इक्वेशन की वैल्यू में 17 पुट करेंगे और इस तरह से हम जो है नेक्स्ट क्वार्टर की वैल्यू को फोरकास्ट कर सकते हैं। तो ये पहला न्यूमेरिकल है, ये हमने करना है। ये क्वेश्चन नंबर 5 देखें। इस क्वेश्चन नंबर 5 को हमने सॉल्व करना है और इसको सॉल्व किस तरह से हम कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये देखें कि ये उसने कहा है जी 1985 इक्वल 100, उसने ये कहा है ये बेस ईयर है। तो ये डेटा उसने दिया ये नीचे डिफरेंट ईयर्स की वैल्यू उसने हमें दी है कि 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97। तो हमने फोरकास्ट करना है 98 की वैल्यू को। हमने फोरकास्ट करना है 98 की वैल्यू को और वो हमने किस तरह से फोरकास्ट करना है। हमने फोरकास्ट करना है क्वेश्चन नंबर 6 में। इसको देखें, क्वेश्चन नंबर 6 में दी गई है कि हमने एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग अप्लाई करना है, वेट 0.3 देना है, वेट 0.7 देना है। तो इस डेटा को हम अरेंज करके 0.3 0.7 वेट असाइन करके हम दे सकते हैं। प्लस फिर हमने बताना है कि वेट 0.3 और 0.7 में से बेस्ट फोरकास्टेड वैल्यू कौन सी है। उसके लिए हम रूट मीन स्क्वायर एरर हम फाइंड करेंगे और रूट मीन स्क्वायर एरर बताएगा कि कौन सी जो है वो बेस्ट फोरकास्टेड वैल्यू है। और इसी के ऊपर आप मूविंग एवरेज का मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें एक इक्वेशन एस्टिमेट करके दे दी गई है। इस इक्वेशन को अगर आप देखें तो इसके अंदर कुछ वेरिएबल्स हैं, एक्स टी इंडिपेंडेंट है, पी सी डी ये कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, इनकी डिटेल नीचे दी गई है। क्यू जो है पर कैपिटा पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, एक्स टी टोटल पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। इस तरह से रिलेटिव प्राइस है, स्टॉक ऑफ ऑटोमोबाइल है, डमी वेरिएबल डी से शो किया गया है। तो अच्छा अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जी। उसने कहा है कि यूजिंग द अबव एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन forecast the demand for shoes for 1964, 1962 and 1972. If the forecast values of the independent or explanatory variables are those given in the following table, why would you expect the error to be larger for the अच्छा उसने ए और बी पार्ट में कहा है कि आप फोरकास्टेड वैल्यू फाइंड करें 1962 और 1972 के लिए। तो ये दो वैल्यूज हमें दी गई हैं, ठीक है। एक्स पी और सी इनकी वैल्यूज हम उस इक्वेशन में पुट करेंगे और पुट करने के बाद हम जो है देखेंगे कि फोरकास्टेड वैल्यूज जो हैं वो क्या निकल रही हैं। तो हम उसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। और डी जो है हमने किस किस को 1 पुट करना है। डी बेसिकली डमी वेरिएबल है। हमने यहाँ पे प्री वर्ल्ड वार 2 हमने लिखना है जो उसने 0 दिया है 1929 से 1941 तक और डी उसने 1 दिया है 1946 से 1961 तक। 62 में भी डी 1 नहीं आएगा, 72 में भी डी 1 नहीं आएगा। तो इसको डी 0 अब इसको डी को निकाल देंगे, यहाँ से डी 0 कर देंगे क्योंकि ये दोनों इस 46 से 61 तक है, बल्कि डी को 1 रखेंगे कोई ये बाद वाले पोस्ट ईयर्स हैं। डी को आपको 1 रखना पड़ेगा जी। तो इसको आप कर सकते हो कि ये 62 जो है 61 के बाद की वाली वैल्यूज है ना ये, तो डी को 1 रखेंगे। अच्छा इस तरह से 11 है, इसको छोड़ देंगे, 12 छोड़ देंगे, 13 छोड़ देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में उसने हमें एक इक्वेशन दी है और उसमें उसने कहा है कि इस इक्वेशन में ये एस्टिमेटेड इक्वेशन है, इसमें पी टी आई और ये कुछ वेरिएबल्स हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये उस इक्वेशन की जो है वो ये इक्वेशन आगे चल रही है, अभी यहाँ तक इक्वेशन है, इसकी ये डिस्क्रिप्शन है जी। इस डिस्क्रिप्शन को हम यूज़ करते हुए जो नीचे दिए गए
क्वेश्चन अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें वो कहता है जी, ए पार्ट है फोरकास्ट द डिमांड फॉर कॉफ़ी थर्ड क्वार्टर ऑफ 1977। ये उसने नीचे वेरिएबल्स की वैल्यूज भी दी हैं, ठीक है। फोर्थ क्वार्टर ऑफ 1977 उसकी वैल्यूज दी हैं, और फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 78 एंड सेकंड क्वार्टर ऑफ 78। तो आपने जैसे ये फोरकास्टेड वैल्यूज जो हैं आपने फाइंड कर लेनी है। आपने इसका ए बी सी और डी पार्ट सिर्फ करना है क्वेश्चन नंबर 15 का। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज जो है इसकी कंप्लीट होती है। तो ये चैप्टर भी अब कंप्लीट हो जाता है जी।